आज मैं आप लोगों को मखाना की खेती करने की जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें करना ये है कि जो मखाना की खेत जिसमें आप करना चाहते हैं, उसमें उसकी आप गीली जुताई करें, 2-3 गहरी गीली जुताई करें। 2-3 गीली जुताई करने के बाद उसी समय उस गीली जुताई जब करते हैं उसी दरम्यान में आपको सड़ी हुई गोबर की खाद जो है उसकी 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें प्रयोग करें। और उसके बाद खाद जब गोबर खाद हो गई, उसके बाद आपको रासायनिक खाद देनी है। रासायनिक खाद में से जो सबसे प्रमुख है 3, जिसके प्रति की मखाना के जो पौधे हैं वो ज़्यादा उसके प्रति उनका जो रिस्पॉन्स आता है अच्छा आता है, तो उसके बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यूरिया, डीएपी, पोटास। तो इसमें आप देखेंगे कि यूरिया की जो मात्रा देनी है आपको, वो 150 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से देनी है। और दूसरा डीएपी है, तो डीएपी भी 100 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटास 60 केजी प्रति हेक्टेयर। इस दर से आपको देने पे उसमें एक अच्छी मात्रा जो रासायनिक खाद है उसकी उपलब्ध रहेगी, और जो मुख्य पोषक तत्व है पौधे के वो उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि उसकी बढ़वार क्षमता बाद में जब पौधे लगाएंगे तो उसकी अच्छी होगी, और उसमें रोग लगने की क्षमता, गलन की स्थिति, ये सब बहुत कम होगी और रोग से प्रतिरोधी होगा पौधा। तो इसके लिए एक तो हो गया कि गोबर की खाद दिए, रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। तो चूंकि जहां पर भी हम देखते हैं कि जो किसान जहां मछली ले रहे हैं मखाना के साथ, तो वहां तो हम रासायनिक खाद का खास करके रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम करने कहते हैं, लेकिन खाद का प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि वही खाद फिर मछलियों के लिए भी फायदेमंद होता है। लेकिन जहाँ रासायनिक दवाओं का चूंकि मैं अभी प्रयोग नहीं बता रहा हूँ, प्रयोग अगर करना है तो उस खेत में करें जहाँ की मछली नहीं लेंगे, तो वहाँ के लिए अच्छा होता है। अब जैसे ये हो गया कि कार्बनिक खाद दे दिए आपने, रासायनिक खाद दे दिया। रासायनिक खाद देने के बाद आपको और इसमें कुछ कार्बनिक स्रोत देना है, उसके जैसे कि नीम की खली है, करंज की खली है, अरंडी की खली है। ये तीनों खली में जो भी आपको उपलब्ध हो उसकी कम से कम 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में गीली जुताई के समय प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है कि पौधे में रोग कम लगे, इसके लिए ये आवश्यक है कि वहाँ पे नीम का तेल जो है उसकी भी 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से प्रयोग करें। और आपका दूसरा है डाइथेनियम 45 दवा का भी प्रयोग गीली जुताई के समय वहाँ डाल सकते हैं, उसकी भी 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से प्रयोग करने पे उसमें रोग भी कम लगता है। जो कवकनाशी रोग है वो सब नहीं, कवक जनित रोग है वो नहीं लगेगा। तो ये तो हो गया कि उसमें ये प्रयोग करेंगे गीली जुताई के समय। लेकिन इसके पहले भी एक सावधानी और रखनी है कि रोग कम लगे और पौधे का जो उसमें से प्रजनन हो वो उसको अच्छा हो, उसका विकास अच्छा हो। तो उसके लिए जो हम लगाते हैं बीज को, उसको 2 ग्राम थीरम में उपचारित करके रात भर के लिए बीज को छोड़ दें। और अगर बीज लगानी है तो रात भर छोड़ दिए। रात भर छोड़ने के बाद कल उसको आप मुख्य खेत में प्रयोग कर सकते हैं रोपाई के लिए, और बीज का छिड़काव कर सकते हैं, और या सीधी रोपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि करेंगे तो पौधे का विकास अच्छा होगा और आपको उपज भी क्षमता अच्छी मिलेगी। तो ये तो हो गया कि खेत की तैयारी के समय, करने के समय जब गीली जुताई करते हैं तो आपको करनी क्या है। दूसरा है कि आपने ये काम कब करेंगे, ये काम करनी है गीली जुताई, और ये शुरू होगा बीज लगाने का चूंकि समय है, तो ये आप शुरू करेंगे दिसंबर के दूसरे सप्ताह में। जब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इसे लगा देंगे तो ठीक 30 दिन बाद उस तालाब में, उस खेत में, बीज में जो है उसके अंकुरन होना शुरू हो जाएगा। उसके 30 दिन बाद जो अंकुरन हुआ है उसके छोटे छोटे पत्ते पानी के ऊपर के सतह पर फरवरी माह में अगले 30 दिन में यानी आ जाएगा। तो वहां देखेंगे कि मार्च के महीने तक में ये पौधे बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो बहुत घने घने पौधे हैं। तो उसमें आपको करना ये है कि थोड़ी उसकी जो घने पौधे हैं वहां से ये जो अतिरिक्त ज्यादा पौधे हैं उसे निकाल के आप बाहर कर दें, और वहां पर जो पौधे थे अभी जो आए हैं बीज से, उसे एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह पर 1.25 मीटर की दूरी पे, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 1.25 मीटर, कतार से कतार की दूरी 1.25 मीटर रखेंगे। और इस तरह से अगर पौधे की फिर रोपाई कर देते हैं वहाँ एक जगह से निकाल के तालाब में दूसरी जगह पे या खेत में भी, तो आपको
इसमें एक अच्छे पौधे की विकास होगी और उसकी उपजाऊ क्षमता भी अधिक होगी। अब खेतों में लगाने के लिए तो हम क्या करते हैं कि अगर छोटा खेत है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसमें रस्सी डाल करके उस पर सवा मीटर पे नॉट लगा देते हैं, गिरा लगा देते हैं, वो गांठ लगा देते हैं। तो उस गांठ पे ही पौधे की रोपाई करते हैं और फिर उसके सवा मीटर का कतार भी बनाते हैं। तो उसी कतार के सीध में हम पौधे को लगाते जाते हैं। तो इस तरह से तो हो गया इसके की रोपाई किस तरह से करें। और उसके बाद देखेंगे कि आप जो आपका मई के महीना जब आएगा तो उसमें देखेंगे कि फूल आने शुरू हो गए। ये फूल मई से स्टार्ट होकर के फिर जुलाई तक भी आते रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि मई के फिर लास्ट में यही फूल से फिर आपके मखाना के उसमें फल भी बनने शुरू हो जाएंगे। और ये फल बनने की प्रक्रिया जुलाई के आपका 15 जुलाई तक चलता रहेगा, 15-16 जुलाई तक चलता रहेगा। और इस तरह से चूंकि मखाना की एक खासियत है कि मखाना में सभी फल एक साथ नहीं आते, चूंकि सभी फूल एक साथ नहीं आते। एक फूल में फल बनेगा, फिर वो फूल नीचे जाएगा और पर तब दूसरा फल फिर उसमें नीचे जाने पर चूंकि फल में जब बीज बनना शुरू होता है तो भारी हो जाता है फूल में, और वो फल फिर नीचे पानी के सतह के नीचे चला जाएगा। फिर उसी पौधे में से देखेंगे कि आपका दूसरा फूल आ रहा है। इस तरह से एक आकलन के हिसाब से मखाना के पौधे में कुल कम से कम एक औसतन 8 फल बनते हैं और एक फल में आपको 20 से लेके 200 बीज की संख्या होती है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे कि अगर इस रफ्तार से है और ये बना हुआ है, इस तरह का पैदावार क्षमता है हर एक पौधे की, तो 1 हेक्टेयर में हम जब अगस्त के दूसरे सप्ताह में इस बीज की निकासी करेंगे तो आपको जो किसान भाइयों को जो मिलेगा वो उपज, वो करीब करीब अगर खेत की बात करें तो उसमें कम से कम एक औसतन एवरेज जो मिलेगा आपका औसत उपज, वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगी। तो इस तरह से करने पे आपको इतनी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन इसी को अगर आप तालाब में देखें इसकी उपज, तो आज चूंकि तालाब की उपजाऊ क्षमता कम हो गई है तो आपका वो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहेगा। लेकिन अगर बीज की किस्म अच्छी है और बीज की किस्म अच्छी है तो उसमें आप देखेंगे कि अगर अच्छे ढंग से सब कुछ आपने बीज की बुआई की, उसमें खाद डाले और जो भी केमिकल्स रासायनिक का उपयोग करना था उसको किए, तो आपकी जो उपज क्षमता है तालाब में भी आपका 12 से लेके 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आपको मिल सकता है, जो कि एक अच्छी उपज क्षमता एक तालाब की आंकी जाती है। तो इस तरह से अगर किसान भाई हमारे मखाना की खेती करें तो उन्हें एक अच्छी आमदनी प्राप्त होगी और फिर मखाना किसान समझ पाएंगे कि ये कितना लाभदायक खेती है मखाना।